उत्तर प्रदेश का भारत की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण साफ है। यहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, जो कि देश की कुल लोकसभा सीटें 543 में सबसे बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की राज्य सरकार हो, उस पार्टी को केंद्र में सत्ता पाने में बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मान्यता हमेशा से रही है। बीच के कुछ सालों में गठबंधन के दौर में जरूर ये चीज देखी गई कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसी और की होने के बाद भी केंद्र में कोई और प्रधानमंत्री रहा। लेकिन पुनः एक बार 2014 से हम ये देख रहे हैं कि जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की सत्ता है, वही केंद्र में शासन कर रहा है। इस बार का जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वह हम इसी नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी एक बड़ी भूमिका होने वाली है। उत्तर प्रदेश की यात्रा की शुरुआत हमने दिल्ली से सटे नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले से की है। इसके बाद गाजियाबाद, फिर मेरठ, मेरठ के आगे मुजफ्फरनगर होते हुए शामली में हमने अपना पहला पड़ाव किया। शामली के आगे सहारनपुर जिले में, बिजनौर जिले में हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिन जहां पर सर्वाधिक मुस्लिम और दलित आबादी है, वहां किस करवट बैठ रही है। लोकसभा चुनावों में यह वो इलाका था जहां बसपा ने सीटें जीती थी, लेकिन इस बार के चुनावों में बसपा की भागीदारी बहुत अधिक नहीं दिखी। फिलहाल हम मुरादाबाद जिले के कांठ विधानसभा क्षेत्र की सीट पे खड़े हुए हैं। ये इलाका पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है, जिसमें 136 में से 104 सीटें 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ये चुनाव पहले, दूसरे और कुछ सीटों पर तीसरे चरण में होने वाला है। ये इलाका इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वही इलाका है जहाँ पर बीजेपी का बेस सबसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन ये वही इलाका है जहाँ किसान आंदोलन के कारण जाट समुदाय और कई किसान जातियों में ये माना जा रहा है कि बीजेपी के समर्थन में टूट हुई है, और क्या उसका असर इन चुनावों के परिणामों पर होने वाला है, ये देखने के लिए हम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का चक्कर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे समीकरण से जीता था जिसे समझना जरूरी है। कुल आबादी का लगभग 20% मुस्लिम, लगभग 9% यादव और लगभग 13% जाटव, ये ऐसे वर्ग हैं जो या तो बहुजन समाज पार्टी से या समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। इनको छोड़कर जो 58% जनसंख्या है, जिसमें अपर कास्ट और साथ ही अन्य पिछड़ी जातियां आती हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करके बीजेपी ने पिछले बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। हम लोग इस समय पून कस्बे के रास्ते पर हैं और हमारे बाएं तरफ जो एक नहर चल रही है, वो नहर अंग्रेजों के समय बनाई गई है। अंग्रेजों ने सहारनपुर से गंगा के पानी को डाइवर्ट करके जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसे आज कहा जाता है और जिसे हरित प्रदेश कहते हैं, वो हरित प्रदेश हरित ही तब हुआ जब ये नहरें यहाँ बनी। और ट्रेडिशनली इस इलाके में सबसे ज्यादा जमीनें जाट समुदाय के पास होती थी। जाट स्वाभाविक रूप से इसका पहला बेनिफिट लेने वाली कम्युनिटी बनी और उसके कारण उनका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा। आजादी के बाद शुरू के 30-40 सालों तक पूरी राजनीति जाट समुदाय के आसपास केंद्रित रही, लेकिन धीरे धीरे मंडल और मंदिर की राजनीति आने के बाद और अलग अलग बिरादरियों में कॉम्पिटिटिवनेस होने के बाद ये समीकरण बदल गया है और अब केवल जाट के भरोसे कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। इस बार जो चुनाव हो रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में एक बड़ा किसान आंदोलन है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट कम्युनिटी बहुत समय से किसानों के बीच में बहुत प्रभावशाली रही है। हालांकि यह 50 साल पुराना दौर नहीं है जब उनके कहने पर इस इलाके के वोट पड़ा करते थे, लेकिन अभी भी जाट समुदाय का प्रभाव इस क्षेत्र की राजनीति में बहुत बड़ा है। और किसान आंदोलन के कारण यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से एक तबका कम से कम
इस समुदाय का छिटक कर राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन की ओर गया है। जाट समुदाय आखिर किन कारणों से नाराज है, आइए यह जानने के लिए सुनते हैं ऊन कस्बे में, जो शामली जिले के अंतर्गत आता है, कुछ जाट किसानों की बातें। पिछले बार जो चुनाव हुआ 2017, 5 साल पहले, तब जाट समाज किसको वोट किया था? तब तो लोकदल कमजोर था एकदम। नहीं, उस समय तो जी खैर चलो आप भी ठीक कह रहे। हाँ कमजोर था। हाँ। लेकिन अब तो फिलहाल यूँ धरने से स्थिति बदली गई है। धरना न 13 महीने चलता। हाँ। शायद मोदी के ही गुण गाते सब। वो धरने में लंबा प्रोसीजर रहेगा धरने का, 13 महीने तक रहे, कितने लोग मरे गड़े, वहाँ कितनी आफत आई। तो इसका इम्प्रेशन पड़ेगा मोदी पे, और कुछ नहीं तो ये चुनाव तो मोदी का है नहीं, ये तो नहीं, योगी और अखिलेश का है। मैंने तो मोदी को मानना है, इसे मुख्यमंत्री को यही मानना है कि मोदी के कब्जे में चले। गन्ने का पेमेंट कितने दिन लेट है? गन्ने का तो अभी तो है पुराना, सारा पेमेंट तो नुकसान नहीं तो ऐसा नहीं। अच्छा, 2 साल में पेमेंट हो रहा है जी, बताओ। 2 साल में पेमेंट? हाँ जी, जिसमें 15 दिन में हो जाना चाहिए था। शर्त ये थी सुरेश राणा के साथ, और हाँ भाई ये 15 दिन में कराओ जब हम गन्ना डालते हैं। हाँ। और वहाँ से हम चीनी उठावे या खाद उठाते हैं या कोई दवाई उठाते हैं, हमारे पे उसका इंटरेस्ट भी लगता है। उसका इंटरेस्ट भी लेता है? हाँ, उसका इंटरेस्ट भी फैक्ट्री लेती है। हमारे गन्ने का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। ये क्या बात है? हाँ, यही बात है जी, इनकी मर्जी है जी। भाई अब ये खेतों की दवाई भी कुछ मिले देने लगे, और हाँ। चीनी तो बहुत ही कम देते हैं। किसान को चीनी की आवश्यकता शादी में है तो देने के नहीं उसको। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये देखा गया है कि जाट और मुसलमान एक साथ वोट नहीं करते हैं। 2018 के लोकसभा उपचुनावों में जरूर वे एक साथ वोट करते देखे गए, लेकिन 2019 में स्थिति फिर बदल गई। कैराना वह एक क्षेत्र है जहां से हिंदुओं के पलायन का बहुत बड़ा मामला शुरू हुआ था। कैराना सीट पर आज क्या स्थिति है, इसे समझने के लिए हमने जाट किसानों से बात की। जब गठबंधन की बात आई तो इसमें तो हिंदू मुस्लिम कुछ बात ही नहीं है। गठबंधन को वोट देंगे, मुसलमान जाटू के साथ ही है। हो रहा है क्या? मुसलमान जाटू के साथ ही है। ये कैराना सीट है, ये ऊन जो है ना? तो ऊन में माने कैराना में बड़ा कस्बा कौन सा है? ये ऊन बड़ा है, कैराना बड़ा है, फिर छोटा ऊन 2। इसके अलावा और कस्बा कोई है? जिंजाना भी है, कराना है, ऊन है। अच्छा, जो इस तहसील में लगते हैं, कैराना तहसील। इस चुनाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत ताकत से चुनाव नहीं लड़ने का अर्थ मतलब यह हुआ है कि इसके कारण जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां पर दलित आबादी ठीक ठाक है और माइनॉरिटी वोटों का विभाजन होता था, अब वो विभाजन नहीं होता दिख रहा है। लेकिन क्या इसके बदले में जो दलित वोट है उसमें से कुछ हिस्सा छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, ये देखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो चंद्रशेखर रावण की नई बनाई हुई पार्टी आजाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं वो क्या कहता है। हमारे मुजफ्फरनगर में फुरका जी जो रिजर्व सीट है, क्योंकि हम लोग मुजफ्फरनगर के हैं, हम मुजफ्फरनगर के लिए बारे में जानते हैं। ये जो आपकी पार्टी का प्रभाव, आपकी समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी का, जी जी, पूर्वांचल के तरफ या अवध के तरफ वैसा नहीं है, तो उस वहाँ पर जो समाज का वोटर है वो क्या करेगा? तो समाज का वोटर है। हम लोग सबसे पहली बात यह है, जो पहले से जो हमारा समाज है, नहीं, जहाँ पर आपकी पार्टी नहीं लड़ रही है जी, क्या वहाँ आप बसपा को सपोर्ट नहीं करेंगे? देखो मैंने क्या कहा है कि हम लोग बसपा के विरोध नहीं है। जो बसपा के जो अच्छे प्रत्याशी होंगे, ऐसी बात नहीं है। और जो आजाद समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भाजपा को हराने में पूरा का पूरा हम लोग समर्थन, चाहे हमें जो बसपा के कैंडिडेट है वो यदि आज भाजपा के प्रत्याशी को हरा रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा हमारा प्रत्याशी पूर्वांचल में।
यदि अगर अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, यदि अगर उसका प्रत्याशी जो भाजपा को हरा रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे। अगर राजभर जी जो है, राजभर जी का प्रत्याशी है, यदि अगर वो भाजपा को हरा रहा है तो उनको सपोर्ट करेंगे। असाउद्दीन ओवैसी जी अगर भाजपा के प्रत्याशी को हरा रहे हैं तो उनकी पार्टी को भी सपोर्ट किया जाएगा। जैसे ये जो 20% अपनी आबादी है जी, उसमें जाटव समाज के अलावा वाल्मीकि, पासी, ये इनका झुकाव उतना संगठन उतना मजबूत क्यों नहीं है? संगठन सर, वो कौन कहता है पूरे देश में संगठन मजबूत है? नहीं, ये समाज कुछ हद तक बीजेपी की तरफ है। ऐसा नहीं है। जो आजकल एजुकेटेड युवा है, जो युवा है, यंग है, वो आज की तारीख में अपने माँ बाप को और अपने अभिभावकों को जागरूक करने में सक्षम हो चुका है। वो आज जागरूक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ पर ऐसी स्थिति है वहाँ पर जाने का कार्य कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। आज ऐसा नहीं है, हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी में वाल्मीकि समाज से हमारे भाई हैं हिमांशु वाल्मीकि जी, फिर ओबीसी में यानी कि गुजर समाज से हैं रविंदर भाटी जी, मुस्लिम है निजाम चौधरी जी। तो तमाम अगर किसी को सम्मान देने का कार्य किया है तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, आजाद समाज पार्टी ने जो है सम्मान देने का कार्य किया है। इतना सब होने के बावजूद अभी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टियों को कई जातियों और समुदायों का लगभग वैसा ही समर्थन मिल रहा है जैसा कि उन्हें 2017 में मिला था। गुर्जर समुदाय में बहुत टूट नहीं हुई है, वैसे ही सैनी का जो जातियां हैं उसमें भी टूट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती। हालांकि इस बार राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन ने बहुत सारे प्रत्याशी इन समाजों के उतारे हैं। देखना होगा कि क्या ये अपनी जातियों का इतना वोट ले पाते हैं कि उस सीट पर अन्य जो जाट और मुस्लिम वोटों के साथ वो चुनाव जीत सके। भाजपा की राज्य सरकार ने हाल ही में 3 महीने का राशन सभी बीपीएल घरों में मुफ्त पहुंचवाया है। इस तरह की वेलफेयर योजनाएं आज भी उसके चुनाव में आगे बने रहने की एक मुख्य वजह है। राशन आपको पूरा मिल रहा है ना? और 2-2 हजार रुपए जो आ रहा है किसान वाला, वो खेती ना तो किसान को वाला दे। बिल्कुल भी खेती नहीं है। और कोई योजना में फायदा हुआ? और योजना में हमारे बेटी है, इसमें बेटे ही है, उसके अलावा बेटों के लिए कोई योजना नहीं है। रोजगार बेटों के लिए कुछ नहीं भाई। चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन आम आदमी की जिंदगी तो इस बच्ची की तरह है जो नट के जैसे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है।